नमस्कार, आप देख रहे हैं री इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। आज विदर्भ इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल नागपुर की ओर से विदर्भ में रिफाइनरी प्रोजेक्ट लाने के विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। साथ ही विदर्भ इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल नागपुर के पदाधिकारियों ने हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ से भी बात कर रिफाइनरी प्रोजेक्ट के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। नमस्ते, मैं हूं अमित वानखड़े और री इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम विदर्भ वासियों के लिए, नागपुर वासियों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबर है। विदर्भ इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल, उनका एक प्रतिनिधिमंडल कल हरदीप सिंह पुरी, जो कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री है, उनसे मिला और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री इन्होंने एक इच्छा जाहिर की कि चंद्रपुर या नागपुर के अंदर में एक 20 मिलियन टन की एक पेट्रोलियम रिफाइनरी आ सकती है। हम बात करेंगे वेद के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका री इंडिया न्यूज़ में। सबसे पहले तो मैं आपको पूरे विदर्भवासी, नागपुर वासियों की तरफ से धन्यवाद दूंगा कि आपका कंटिन्यूस आपकी कोशिश चल रही है। आप कंटिन्यूसली प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे और कंटिन्यूसली आपके तरफ से ये डिमांड रखी जा रही थी कि नागपुर या नागपुर के आसपास कोई रिफाइनरी आए, जिससे कि ये एरिया का जो डेवलपमेंट हो, यहाँ पे जो बैकवर्डनेस है वो ख़त्म हो जाए। सर, पहले तो मैं चाहूँगा कि आप एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं प्रदीप माहेश्वरी, मैं विदर्भ इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल में वाइस प्रेसिडेंट हूँ और पिछले 10 साल से हम लोग यहाँ बड़े प्रकल्प लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रिफाइनरी उसमें से एक है और ये हमारी कोशिश अब काफ़ी नज़दीक पहुँच गई है। यहाँ ये हमारा सपना जल्दी पूरा होने जा रहा है। आदरणीय पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने कल हमें बहुत पॉजिटिव आश्वासन दिया है कि यह प्रकल्प, हम इसमें से एक बड़ा प्रकल्प जो बॉम्बे रत्नागिरी में आ रहा था, उसमें अब उस प्रकल्प का हम उतना बड़े प्रकल्प के एक छोटे हिस्से को, 20 मिलियन के हिस्से को हम विदर्भ में दे सकते हैं। ऐसा उन्होंने कल हमें आश्वासन दिया है। सर, ये प्रकल्प नागपुर या चंद्रपुर में कहीं पर भी आता है तो इसका हमारे को डेवलपमेंट के हिसाब से क्या फ़र्क पड़ता है विदर्भ को? देखिए, आज हमारी ये जो रिक्वायरमेंट है, पेट्रोलियम रिफाइनरी का मतलब सिर्फ डीजल और पेट्रोल नहीं होता है। पेट्रोलियम रिफाइनरी का मतलब हमारे लाइफस्टाइल में लगने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो रिफाइनरी से आते हैं। लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। सारी प्लास्टिक से लेके और हमारे जो डे टू डे बेसिस पे एल्यूमिनियम प्रोसेसिंग से लेके हर जगह, टायर से लेके और लुब्रिकेंट से लेके हमारी गाड़ियों में लगने वाले ऑयल से लेके बहुत सारी चीज़ें पेट्रोलियम रिफाइनरी से बनती है। और ये पेट्रोकेमिकल्स से बहुत सारे नए प्रोडक्ट बनते हैं। रिफाइनरी से पेट्रोकेमिकल का कच्चा माल निकलता है और पेट्रोकेमिकल से फिर और कच्चा माल पेट्रोकेमिकल यूज़ होते हैं। जैसे आज हम लोग साबुन से जो हाथ धोते हैं उसमें भी जो झाग निकलता है, दैट इज़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, लीनियर अल्कली बेंजीन। तो ये ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आज कपड़े के पॉलिएस्टर से लेके, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लेके, कलर डाइज एंड केमिकल से लेके, रंगों से लेके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, एंडलेस लिस्ट है जो पेट्रोलियम से बनती है। पेंट से लेके ये सब प्रोडक्ट, ये सब इंडस्ट्री हमारे यहाँ आएंगी रिफाइनरी के साथ साथ। सर, आप विदर्भ इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल के, मैं उनके तरफ जाता हूँ, उनके लिए मेरे पास सवाल है। हाँ। आप विदर्भ इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल की ओर से आपके कंटिन्यूसली प्रयास चल रहे थे। काफ़ी सारा आपने स्ट्रगल किया कि ये रिफाइनरी यहाँ पे विदर्भ में आए, नागपुर में आए या कहीं आसपास आए, और काफ़ी सारे प्रयत्नों के बाद में कल जब आपकी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री से बातचीत हुई, उन्होंने भी एक जगह भाषण में कहा कि यहाँ आ सकती है रिफाइनरी और इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए भी आगे में बातचीत हो रही है। तो आपका ये जो पूरा संघर्ष रहा है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि आजकल बड़े प्रोजेक्ट, जो भी बड़े प्रोजेक्ट हैं, वो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा आजकल एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, जहाँ राजनीतिक इच्छा शक्ति एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। अभी पिछले 2.5 साल में सरकार चेंज होने की वजह से यह बात तो सभी जानते हैं कि विदर्भ की तरफ उनका ध्यान बहुत कम था। अब फिर हमारी सरकार आई तो हमने फिर, हमारी सरकार मतलब जो आज विदर्भ से थोड़ा सरोकार रखती है, जिनको विदर्भ की थोड़ी चिंता है, गडकरी जी हमें लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। हम फिर से हमने अपना प्रयास तेज किया उसी डायरेक्शन में। कल हरदीप सिंह पुरी जी से हमें मिलने का मौका मिला। स्ट्रगल तो ऐसा है, देखिए कि हमारा लोकेशन आज 25 लाख जॉब दे सकता है, 25 लाख जॉब। मैं आपको एक हमारी पुस्तिका भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। आप देखिए, इस एरिया का पोटेंशियल बहुत है, लेकिन इस पोटेंशियल को वेद ने, कैसे हम इस पोटेंशियल का फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके ऊपर बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। और एक एक करके हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट अब मैच्योर हो रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी हम एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट इस दिशा में करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल आपको, मैं उनसे भी सवाल लूँगा। एक आखिरी सवाल कि इसमें कौन से एंसिलरी यूनिट्स आएंगे? जैसे कि आपने पत्र परिषद में कुछ 600 बताए हैं, और कौन से प्रोडक्ट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, कितना रोजगार होगा और किस तरीके से कैपिटल ग्रोथ या फाइनेंशियल ग्रोथ और या फाइनेंशियल हमारा जो हम बैकवर्ड है विदर्भ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, इसमें सबसे बड़ा तो देखिए हमारे यहाँ की जो स्ट्रेंथ कैपिटलाइज होगी, उसमें सबसे बड़ी चीज़ तो आज कॉटन जो है,
कॉटन हम एक्सपोर्ट करते हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी करके बताया जाता है, लेकिन कॉटन को एक्सपोर्ट करने की बजाय यदि हम कॉटन से कपड़ा बना के एक्सपोर्ट करते हैं तो कपड़ा बनाने के लिए कॉटन का प्योर कॉटन बहुत महंगा होता है कॉटन के कपड़े, लेकिन उसमें पॉलिएस्टर मिलाया जाता है। आज पॉलिएस्टर में 20%, 10%, 30% के अलावा पॉलिएस्टर मिलाने से कपड़े की बहुत सारी वैरायटी होती है। और पॉलिएस्टर इंडोरामा हमारे यहाँ ऑलरेडी बना रहा है। पॉलिएस्टर हो गया, कॉटन हो गया, रिफाइनरी होने से हमारे यहाँ जैसे आज गुजरात में 4 रिफाइनरी होने की वजह से सूरत पूरे देश को कपड़ा पहना रहा है। सूरत इतने पूरे देश की सबसे बड़ी कपड़े की मंडी है, जहाँ पर सूरत में तो कॉटन बहुत कम होता है। गुजरात में हमारे यहाँ कॉटन क्वालिटी अच्छी है बहुत, तो हमारा पहली बात तो हमारे कॉटन इंडस्ट्रियल कमोडिटी बनेगी, फार्मर्स को अच्छा प्राइस मिलेगा। दूसरी बात ऐसी कि हमारे यहाँ C8 करके एक बड़ा टायर उद्योग है, उनको लगने वाला काफ़ी कच्चा माल रिफाइनरी से मिलेगा। इंडोरामा है जिनका लगने वाला पेट्रोकेमिकल यहाँ से मिलेगा। पेंट इंडस्ट्री आ सकती है यहाँ पर बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री आ सकती है, प्लास्टिक इंडस्ट्री आ सकती है, कार में लगने वाला प्लास्टिक आ सकता है, इंडस्ट्री में लगने वाले प्लास्टिक आ सकते हैं, पैकेजिंग में लगने वाले पॉलिएस्टर आ सकते हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन यहाँ 20 मिलियन की रिफाइनरी लगने से इस एरिया में 1.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ 25,000 डायरेक्ट और 2.5 लाख इनडायरेक्ट जॉब, ये हमारे जैसे ही रिफाइनरी प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन चालू होगा, रियल इस्टेट बनना शुरू होगी, प्रॉपर्टी का काम होगा, इस एरिया की वाइब्रेंसी जो है देखिए छोटे किसान के परिवार में एक आदमी को काम मिलेगा, इस बात की गारंटी। सर बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। हमारे साथ और एक पदाधिकारी हैं साड़वे सर, हम उनसे बात करेंगे, उनसे परिचय लेंगे। सर एक छोटा सा परिचय आप हमारे दर्शकों को। मेरा नाम साड़वे है। मैं करीबन 32 साल सीकॉम से जुड़ा रहा। नागपुर में मैं रीजनल मैनेजर करके यहाँ करीबन 13 साल था। पिछले 14 साल से मैं यहाँ नागपुर का एक काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप है जिनके साथ मैं जुड़ा हूँ। आज उनके साथ मैं इंडस्ट्री एडवाइज़र करके जुड़ा हूँ, जो कि उनके प्रोजेक्ट्स यहाँ और बाहर देश में आते हैं, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ एडवाइज़र करके। सर ये जो रिफाइनरी प्रोजेक्ट नागपुर में, विदर्भ में, या एक अल्टरनेटिव चंद्रपुर करके सोचा जा रहा है, तो क्या यहाँ पे वो किस तरीके से वायबल रहेगा? वायबिलिटी का जब तक सवाल है तो ये प्रोजेक्ट में जो भी वायबिलिटी के लिए जो फैक्टर्स लगते हैं, सभी फैक्टर्स फेवरेबल है। जैसा मैंने अभी बताया, यहाँ कैपिटल कॉस्ट कम लगेगी, यहाँ ऑपरेटिंग कॉस्ट कम लगेगी, यहाँ पानी का दर कम है। जैसा कोंकण में जो रिफाइनरी आ रही है वो समंदर का पानी डिसैलिनेशन करके शुद्ध करने वाले हैं, जिसमें करीबन $1 प्रति मीटर क्यूब खर्चा आता है, यानी 80 रुपये पर मीटर क्यूब खर्चा आता है। यहाँ जो पानी इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई हो रहा है आज की तारीख में, ये 12 से 15 रुपये पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से सप्लाई हो रहा है, यानी 6 गुना यहाँ सस्ता है पानी। बिजली यहाँ सरप्लस है, जो हम वेस्टर्न महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे को लेके जाते हैं, ट्रांसमिशन लॉस जो 8-10% होता है वो बच जाएगा। यहाँ कोयला है, कोयले से अगर पावर जनरेशन करती है ये रिफाइनरी तो काफ़ी उसमें बचत होगी। तो इसलिए यहाँ के जो फैक्टर्स है टेक्नो कमर्शियल वायबिलिटी बढ़ाने के हिसाब से, ये सभी फैक्टर्स फेवरेबल है। सर कैपेक्स और ओपेक्स कॉस्टिंग में बाकी जगह के कंपैरिजन में यहाँ पे क्या फ़ायदा रहेगा? जब तक कैपेक्स का सवाल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें स्टील लगता है, लोहा लगता है, सीमेंट लगता है, बाकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल लगता है, फ्लाइज लगती है, ब्रिक्स लगते हैं, ये सारी चीज़ें नागपुर के आसपास, विदर्भ के आसपास मुबलक बहुत बड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल है, जो कि वेस्टर्न कोस्ट में ये सारी चीज़ें दूर से लेके जानी पड़ती है, तो जिससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में, कैपिटल कॉस्ट में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। सर मुझे ये बताइए आप कि जैसे यहाँ पे ड्राई प्रोट हो गया, या जैसे जो क्रूड ऑयल को अगर लाना पड़ेगा, तो बीच में बात हो रही थी कि समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे के बाजू से हम एक पाइपलाइन डालेंगे, तो उस बारे में आपकी क्या चर्चा हुई केंद्रीय मंत्री से? केंद्रीय मंत्री जी को इसके बारे में बताया गया है कि यहाँ राइट ऑफ वे जो लगता है पाइपलाइन लगाने के लिए, क्रूड पाइपलाइन अगर लगानी है तो आपको लैंड एक्विजिशन करनी पड़ती है, मगर फॉर्चुनेटली सुदैव से आज समृद्धि महामार्ग कंप्लीट हो गया है और उसके बाजू में ही राइट ऑफ वे छोड़ा गया है। जो फ्यूचर में आने वाली गैस पाइपलाइंस है या क्रूड ऑयल पाइपलाइंस है या हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क जो बनाने की बात चल रही है, उसके लिए राइट ऑफ वे जो छोड़ा गया है वो राइट ऑफ वे अपने काम में आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है अपने रिफाइनरी के हिसाब से। सर नागपुर का जो जोग्राफिकल एरिया है एज़ कम्पेयर टू रत्नागिरी या कोस्टल एरियाज़, क्या वो भी एक एडवांटेज हो सकता है नागपुर के लिए या विदर्भ के लिए? पक्का। देखो,
समंदर कोस्ट के बाजू में जब प्लांट लगता है, कोई भी प्लांट लगता है, तो उसको जो मार्केट जियोग्राफी जो मिलती है, मार्केटिंग के लिए जो जियोग्राफी मिलती है वो एक ही तरफ मिलती है, एक ही दिशा में मिलती है। दूसरी दिशा में तो पानी है, समंदर है। मगर ये लोकेशन ऐसा है विदर्भ का या नागपुर का कि आप 200, 300, 400 किलोमीटर रेडियस में ऑलमोस्ट 1/3 देश का जियोग्राफिकल एरिया कवर हो जाता है। तो उस हिसाब से मार्केटिंग के हिसाब से जो फाइनल प्रोडक्ट जो रिफाइनरी में बनेंगे या पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में बनेंगे, मार्केटिंग के हिसाब से यहाँ कम से कम अंतर में, कम से कम डिस्टेंस में ये सारे प्रोडक्ट्स मार्केट तक पहुँच जाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो सवाल बहुत थे मेरे पास, पर समय की हमारे पास कमी है। आखिरी में मैं आपको यही कहूँगा कि री इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों की तरफ से, विदर्भ के सभी युवाओं की तरफ से मैं विदर्भ इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने निरंतर जो फॉलोअप लिया सरकार से और जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे, आज फाइनली एक हमको एक बहुत अच्छी खुश खबर मिली है। कल केंद्रीय मंत्री जो आए थे, पेट्रोलियम मिनिस्टर यहाँ आए, उन्होंने एक पॉजिटिव ये दिया कि यहाँ पे रिफाइनरी चंद्रपुर या नागपुर में कहीं हो सकती है। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ री इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए, और हम आगे भी आपसे इसी विषय पे चर्चा या बात करते रहेंगे। अवश्य। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।